हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट है उन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट के से ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। उसके अपरेटस क्या क्या यूज हुए वो देख लेते हैं। जो अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया गया था और अल्फा पार्टिकल एमिटर, जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, जो एक चैम्बर है और स्लिट यूज की गई है। और जो सर्कुलर फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये फॉयल यूज की गई है और इसके अंदर गोल्ड फॉयल रखी गई है। जैसे देख लेते हैं, ये मतलब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जो हीलियम एटम होता है उसके न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल का सोर्स इस लेड चैम्बर के अंदर रखा गया और एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज की गई है यहाँ पे, और उसके अंदर एक थिन गोल्ड फॉयल रखी गई है। तो गाइज, इस एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टडी द डिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन होता है या स्कैटरिंग होती है, फैल जाते हैं, तो नोन एज हीलियम न्यूक्लियाई एज दे पास थ्रू वेरी थिन गोल्ड फॉयल। जब हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास किए गए, एज डिफ्लेक्टेड बाय ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन, most of the alpha particles pass through the foil but a small number were deflected at very large angle। कुछ अल्फा पार्टिकल्स मतलब पास हो जाते हैं और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया वो देख लेते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन रही इस एक्सपेरिमेंट की कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.9% आप बोल सकते हो, जो अल्फा पार्टिकल्स 100% में से 99.9% पास थ्रू दी फॉयल। फॉयल में से कंप्लीटली पास हो गए विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल। जो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी, जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब आप ये बोल सकते हो कि 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक। वो क्या हुआ? जो स्क्रीन से टकराकर वापस मुड़ गया थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे। जैसे ये स्क्रीन है, गोल्ड फॉयल जो है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे सीधे चले जाते हैं। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल ये जो स्लिट बना रखे हैं इसमें से सीधे पास हो जाते हैं और गोल्ड फॉयल से टकराते हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ इससे कोलोइड करके वापस अपने ही पाथ पे वापस मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? इसकी हम कंक्लूजन देखते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकले हैं? ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसमें से डायरेक्ट पास हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से और कुछ ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए? इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉयल में से सीधे पास हो गए, उनका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब जो एटम के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होता है, एटम के अंदर खाली जगह होती है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो गए। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी कि डायरेक्टली बैक कुछ अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉयल से टकराकर वापस मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एटम होता है, एटम के बीच में कोई ना कोई ऐसा हार्ड सरफेस होगा कि वो अल्फा पार्टिकल्स उससे कोलोइड हुए होंगे और वापस मुड़ गए। और इस वजह से मतलब क्या है कि एटम डेंस कोर न्यूक्लियस मस्ट बी वेरी स्मॉल।
कोई हार्ड सरफेस है एटम के अंदर जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला गया था, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्मॉल एंगल से और कुछ लार्ज एंगल से। इसका क्या मतलब होगा, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के, और जब वो ऐसे सीधे जाते जाते अगर वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ एंगल से, तो इसका मतलब ये होगा जो एटम है, गोल्ड फॉइल जो यूज कर रखी है, उसके जो एटम होंगे वो भी ऐसा होगा कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इस वजह से वो रिपेल करने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ स्मॉल एंगल से और कुछ लार्ज एंगल से। तो जो एटम के अंदर क्या क्या कंक्लूजन निकला कि पॉजिटिवली चार्ज कोई ना कोई ऐसा स्पीसीज है कि वो पॉजिटिव चार्ज की जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। और दूसरा ये कि मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स टकरा कर वापिस मुड़ जाते हैं डायरेक्टली बैक। इसका मतलब कोई ना कोई एटम के अंदर हार्ड सरफेस होगा, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं, मतलब एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो गाइज ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो कुछ तो स्मॉल डिफ्लेक्शन से ऐसे मुड़ जाते हैं, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मतलब स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं, सीधे चले जाते हैं, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स एटम के यहाँ से टकरा कर वापिस मुड़ जाते हैं। ऐसे आप एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप और भी एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे इसमें हम देखते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ वापस मुड़ गए। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पीशीज होगा और हार्ड सरफेस होगा, और जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। तो इसी वजह से बाद में क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है कि ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जो एटम के बिल्कुल सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी रही होंगी, तो लिमिटेशन देख लेते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। जो ड्रॉबैक है वो सबसे पहले है कि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो देख लेते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर चार्ज पार्टिकल्स अंडरगो एक्सेलरेशन मोशन, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है उसके अंदर एक्सेलरेशन मोशन होती है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करता है। क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करता है। और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप अप्लाई करके देखते हो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो एटम के सेंटर पे होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फिजिक्स की अप्लाई करते हो तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर वो एक्सेलरेशन मोशन के अंदर है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करते हैं। और जब आप रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम का उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करते हो तो इसका मतलब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एक्सेलरेशन मोशन के साथ, और जो कि एनर्जी का लॉस करते हैं बाय रेडिएशन के थ्रू। दो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो उनकी खर्च हो रही है तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विल देन बी अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो जो उनकी मोशन है वो क्या होती जाएगी, कम पड़ती जाएगी, धीमे होते जाएंगे। और जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होता है सेंटर के ऊपर, वो अगर इनकी स्पीड कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम बचती जाएगी, तो ये झट से मतलब इसे पॉजिटिवली चार्ज जो इसको अट्रैक्ट करेगा
तुरंत इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है अपोजिटली चार्ज, और वो क्या होंगे, दोनों पास पास आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, लास्ट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। दिस शुड मेक द एटम वेरी अनस्टेबल एंड हेंस द एटम शुड कोलैप्स। तो क्या हो जाएगा, एटम एक पॉइंट बनकर रह जाएगा, आपस में जो कोलैप्स हो जाएगा, और मतलब ऐसे तो एक एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो ये नहीं बता पाया कि एटम कोई भी स्टेबल कैसे होगा, कि कोई भी एटम कैसे स्टेबल रहेगा। ऐसे तो एटम अनस्टेबल हुआ, एक पॉइंट चार्ज बनकर रह गया, आपस में कोलैप्स हो गया। तो जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और जो आगे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया वो किसने किया, नील्स बोर एक साइंटिस्ट है। आगे आगे हम बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। नील्स बोर जो साइंटिस्ट है उसने जो एटम की स्टेबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन किया। और जो इसकी एक लिमिटेशन थी कि ही डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। किसी भी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हो ऑर्बिटल्स के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया। तो इन सभी जो लिमिटेशन ड्रॉबैक हैं उनको ओवरकम किसके द्वारा किया गया, बोर मॉडल ऑफ एटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।